अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका हस्ब हाल लेकर हाजिर है मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? क्या है यार? यार एक दिन तुम जुल्फे बखेर कर हीरो बन के आ जाते हो, अगले दिन फिर तुम कोई 1.5 पाव तेल सर पे मल के फिदवी सी शक्ल बना के आ जाते हो तुम। यार अपनी शख्सियत का ख्याल नहीं करना तो कम से कम शो के डेकोरम का ही ख्याल कर लिया करो। तो ये तेल लगाने से शो का डेकोरम थिंदा हो जाता है जी खराब हो जाता है। ये जो तुम अपनी तरफ से 13.5 वाल खिलार के हीरो बने हुए हो ना, मैंने किसी दिन उठ के सारा ऐसे ऐसे कर देना तुम्हारे सर को, बजाय एंकर के मेरी निक्की फूफी लगनी शुरू हो जाओगे। हद हो गई है यार, तुम तो एंकर से आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही मेरी अम्मी का पार्ट अदा करने लग गए। मैं क्या शो इधर खत्म हो तो दरखास्त लिख के दिया करूं बखिदमत जनाब एमडी साहब, मैंने कल के शो में तेल लगाना है या चूना लगाना है। और यार मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कह रहा था कि लोग तुम्हें एक ही रंग में देखना चाहते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं तुम्हारे व्यूअर्स। यू आर एन ओल्ड पर्सन। अच्छा। तुम्हें क्या पता कि यंग लड़के आजकल तेल लगा के कैसे काउबॉय बने वो होते हैं? तेल नहीं लगाते, जेल लगाते हैं। ये जो जेल है ये भी मॉडर्न तेल ही होता है। असल में मैं तेल लगाता हूँ तो वो जेल की लुक देता है तो ना, उस वजह से ये जल जाता है। अच्छा यार मेरी तरफ से तुम जो मर्जी हेयर स्टाइल बनाओ, जो मर्जी ड्रेसिंग करो, तुम्हारी मर्जी। जी आइंदा मैंने 1.5 पाव तेल लगा के आया करना है। मुझे मालूम हो गया ये जो गुस्से में आया है ना, आज मैं अच्छा लग रहा हूँ। तुम देखना इतना तेल लगाऊंगा कि इधर से तेल चो रहा होगा और मैंने ऐसे कर करके ऐसे करना है। हाय हाय हाय, सरसों की छींटें जब तुम्हारी आंखों में पड़ेंगी, हाय हाय हाय, सरसों की छींटें और साथ मकई की रोटियां और साथ हो लस्सी का बड़ा गिलास। बड़ी तुमने डिश बताई है यार, खुदा का खौफ करो कुछ। अच्छा अजीज साहब खबरों पे तबसरा शुरू कर दें। करें जी शुरू। इसका दिल ही नहीं करता खबरों की तरफ आने को। आपका भी दिल ही नहीं करता खूबसूरत है ये देखने को। अच्छा जी, इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत ने मुल्क को 12,000 अरब के कर्जे में जकड़ लिया है। होए 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 12,000 अरब के कर्जे में। यस। ला जी आप सत्य ही खा रहे हैं। हाँ, जितना हमने कर्जा ले लिया हुआ है अब तो पिंड का चौधरी खुद हमारी हिफाजत करेगा। क्या मतलब? हाँ, जिसने चौधरी से कर्जा लिया हो ना, उसको कोई मारने लगे तो चौधरी फटाट आगे आ जाता है। ना 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 इन्हों ना मारी, ये मार गया तो मेरे पैसे मारे जाने। बल्कि चौधरी का मकरूद बीमार हो जाए तो चौधरी खुद हकीम लेके घर पहुंच जाता है। हकीम साहब इसको जनाब फटाफट ठीक करे, और ये बंदा नहीं है, ये मेरा 1.5 लाख रुपया है। बिल्कुल सही। ये नशा बेचने वाले नशइयों को उधार नशा देते रहते हैं। अगर इसे नशा ना दिया तो ये मर जाएगा, पिछले पैसे मर जाएंगे, और उसे ठीक भी नहीं होने देते। कहीं ये ठीक हो गए मेरे से सीधा ही ना हो जाएगा। कादे पैसे है तो चरस देती है कि गुलकांद देती है। ये बड़ी ताकतों ने भी हमारे साथ यही किया हुआ ना, ना हमें जिंदों में रखते हैं ना मुर्दों में। रखने वाले ने अजब ढंग से रखा है हमें, सब्ज होते भी नहीं शाख से झड़ते भी नहीं। हाय हाय हाय, ये फायदा होता है सर को तेल लगाने का। तेल कहां से आ गया इसमें? ये तुम्हारी इस तरह की खुश्क शायरी ऐसे लोग ही सुनते हैं जिन्होंने बेचारों ने तेल लगाया होता है सिर को, और ना मॉडर्न वालों वाले तो आजकल दूसरी शायरी सुनते हैं। जन्नत की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, के दिल ले लिया है के दिल बोले। देखो ये रहा, शायरी में सारी शनाख्ती अलामतें बताई हैं। ये गाना नादरा वाला ने बनवाया। अच्छा जी, रहमान मलिक ने कहा है कि रियासत हर गली कूचे में शहरियों का तहफ्फुज नहीं कर सकती। बहुत अच्छे मलक साहब, फिर आप कहते हैं कि मीडिया पॉजिटिव भी हो। अब इस आपके बयान में मैं कहां से पॉजिटिविटी ले आकर डालूं? घर से लाऊं जाके जनाब? और सरकार ये गली कूचों में भी इंसान ही रहते हैं। आप जिन बड़ी बड़ी शाहराहों की सिर्फ हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहे हैं, सिर्फ उधर इंसान नहीं रहते। ये गली कूचों में आपने नहीं हिफाजत करनी तो फिर जंगलों की तरफ निकल जाए। उधर मैंने सुना है बनमानस ने एक बांदरी अगवा कर ली, और सुना है तवान में 1.5 मन छोले मांग रहा है ये। हाँ, बड़ी बुरी हालत है, सही कह रहे हैं। गली कूचों में नहीं, जंगलों की तरफ जाना चाहिए। चीता रात को बोर्ड के नीचे पिस्तौल लेके खड़ा होता है भाई,
आती जाती हिरणों को लौट रहा है, तुम्हें क्या पता है? ये थोड़े दिन पहले चीते ने कछू कुम्मे को खड़ा कर लिया है। कछुए ने आगे से कहा कि जे तेरी इन्नी दौड़ना ना होती तो मैं खलोना तो नहीं सी। अब मैंने सुना है कि बांदर शिकायत लेके गए हैं शेर के पास। शेर ने भी आगे से यही कहा कि भाई जी अब मैं हर दरख्त की हिफाजत तो नहीं ना कर सकता। चीन में एक ऐसा मुनफरिद कबीला है जहां मर्दों की हैसियत इंतहाई अदना है, हुक्मरानी का हक सिर्फ औरतों के पास है। उसकी तरफ देखकर इतने तंजिया अंदाज में क्यों खबर पढ़ रही हो? बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, जानबूझ के मुझे छेड़ रही है कि ये तुम ये खुद ही कलपते रहते हो, देखो चीन में तो पूरा ये पूरा है। ऐसी खबरें ना पढ़ा करो, तुम्हें नहीं ना पता खवातीन जो होती हैं, जो वो बड़ी ऐनकों वाली और छोटे मुंहों वाली, वो इस तरह की खबरें तो पैक करती हैं, फौरन खामे से शुरू हो जाती है। देखा तुमने तुम तो नखरे तुम्हें आती है। चीन कुछ छोटी कंट्रीज नहीं है, कितने वो एडवांस लोग हैं चीन वाले, और देखो उनकी खवातीन ही हुकूमत करती है। तेन में कहनी है जरा पैर ते आयोडेक्स मार देते तेन मौत पै जाती है। ऊपर से मुझे कहते कि आयोडेक्स की आड़ में तुम मुझे पैरी पड़वाना चाहती हो। स्टूपिड, चल उठ जाके कबूतरों की दौरी तो किया। चीन ऐसी नहीं इतनी प्रोग्रेस कर गया। ओह माय गॉड, वहां औरत डोमिनेट करती है। देख लो वो कितनी औरत की इज्जत करती है। उन्होंने सिगरेट वाले लाइटर की टार्च में ऐश्वर्या राय की तस्वीर लगाई हुई है, और इन्हें अपने कमरे च मेरी लगी फोटो ला दी। ऊपर से बहाने लगाते कहते कमरे में फोटो हो तो नमाज नहीं होती। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद मेरा एक फर्स्ट फ्रेंड है असलम फटेयाला। फर्स्ट फ्रेंड नहीं, फास्ट फ्रेंड कहना चाह रहे हो शायद तुम। अब वही फर्स्ट भी होता है, फर्स्ट कजन होता है यार फ्रेंड भी फर्स्ट हो सकता है। अच्छा चलो यार होता है, ठीक है, हो गया ये अब बाद में तुमने मानना ही होता है जब मेरी अक्लमंदी को, तो तुम शुरू में ही ना फटा डाला। इसको मानना नहीं कहते, इसको इग्नोर करना कहते हैं जी। आर यू इग्नोरिंग मी? यस ऑफ कोर्स। चलो ये को पहली दफा तो नहीं ऐसा हुआ यार। वो असलम फटेयाला जो मेरा दोस्त है, फास्ट फ्रेंड, उसके घर बेचारे की डकैती हो गई थी को 3 महीने पहले। लो जी उसने जाके बेचारे ने को महल्ले का को साबक काउंसलर नायम था, उसको साथ ले गया। वो यार टुरता फिरता बंदा था, पर्चा दर्ज हो गया, डकैत भी पकड़े गए। उसने डकैत थोड़े से उन्होंने बेचारों को कोई पहचान भी हुई थी, उनके वाकफकार ही थे, को मिलन गिलन वाले थे, उनके घर को आना जाना किसी वक्त हुआ होगा, वो देख के चले गए, डकैती कर ली उन्होंने। अब वो डकैत पकड़े गए। लो जी 2 महीने बाद डकैत जमानत करा के बाहर आ गए हैं। अब असलम फटेयाला आगे आगे यार, डकैत पीछे पीछे हैं। पूछो क्यों? पूछना ही पड़ना था इसको यार, पूछना ही पड़ना था। लो जनाब डकैत कहते हैं कि असलम तेरे फटे चक देने ने ऐसा, तुमने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, अब तुम तगड़े हो जाओ। पहले तो सिर्फ डकैती से तुम्हारी खिदमत की थी, अब तुम्हारी तवाई और पस्तौल के साथ करेंगे। अब सुनाओ। अस्तगफिरुल्लाह। और यार मैं क्या कह सकता हूँ? इसका मतलब है हम दोनों इक्वल हैं, ये तो मैं भी उनको कह आया। तुम बिल्कुल ठीक कह के आए हो कि 2 महीने की सजा डाकुओं ने काटी है ना, तो आजकल पंजाब में कमोबेश डकैती की सजा 2, 3 या मैक्सिमम 4 माह है। क्या मतलब? हाँ, कानून में 14 साल सजा है डकैती की। लेकिन पिछले 1 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, पंजाब में एटलीस्ट, मैं पूरे वसूख के साथ ये कह रहा हूं कि पंजाब में डकैती की सजा जो है वो 3 या 4 माह है। और किसी डाकू को 4 माह की सजा भी सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि अगर मुद्दई बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो, या खुद असरो रसूख वाला हो, या उसके पास इतना वक्त हो कि वो अदालतों के चक्कर लगा सके। उस केस में 3 या 4 माह की सजा हो सकती है। वरना तुम अदादो शुमार उठा के देख लो, डकैती की वारदातें जो हुई हैं उसमें देखो असल बात क्या है यार। असल बात यह है कि पुलिस हमेशा से हमारे लिए एक सॉफ्ट टारगेट रहा है।
पुलिस को क्रिटिसाइज करना, पुलिस के मसाइल ना जानना, पुलिस के मसाइल पर बात ना करना, वो अपनी जगह, मतलब मीडिया का एक महबूब मशगला है हम लोगों का कि मीडिया हमेशा से पुलिस को क्रिटिसाइज करता है। हाँ, सौखा पड़ता है, आसान रास्ता है यार। ये तुम सुन के हैरान रह जाओगे कि डकैती और राजधानी के मुकदमात में ये हमारी जो ज़ेरी अदालतें हैं वो क्या सलूक रवा रखती हैं, ये जानने के लिए हमारे जो सीनियर स्टाफ रिपोर्टर हैं नसीर वागा साहब, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे तमाम जो अदाद शुमार हैं, एटलीस्ट जो लाहौर की अदालतों में जो केस पेश हुए हैं उनकी ज़रा एक ग्लिम्पसेस दिखा दे थोड़ी सी। तो जो उन्होंने मुझे अदाद शुमार बताए हैं वो इस कदर हैरत अंगेज़ तो नहीं कहना चाहिए, अफसोसनाक हैं कि तुम सुनोगे तो तुम भी हैरान रह जाओगे। वो क्या है? वो ये हैं कि पुलिस ने जिन डाकुओं को गिल्टी करार देकर मुकम्मल तफ्तीश अदालत में इस्तगासे पेश किए हैं, सिर्फ 3 माह के दौरान, यानी पिछला साल दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अदालतों ने डकैती और राजधानी के मुकदमात के यानी 6574 मुकदमात का फैसला सुनाया है। अच्छा, ठीक है। उसमें से अदालतों ने 4744 मुकदमात को दाखिल दफ्तर कर दिया। क्यों जी, उनको मिट्टी लगी हुई थी? मुझे अब क्या पता, ये तो अदालतों से पूछा जाना चाहिए ना। और 702 केसेस ऐसे हैं जिनमें डाकुओं को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 माह की कैद सुनाई गई है। और सिर्फ एक खुश नसीब मुद्दई ऐसा है जिसके डाकू कहना चाहिए ना, जिसके डाकू को 4 साल कैद हुई है 3 महीनों के दौरान। और 466 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें डाकू और मुद्दई के दरमियान सुलह हो गई है। सुलह हो गई है जी, हालांकि डकैती और राजधानी जो है वो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसके बावजूद सुलह हो गई है और 622 केसेस में डाकुओं को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बहुत अच्छे। नहीं तो सुलह क्यों हो गई? अगर हो ही नहीं सकती, ये डकैती थी या कोई मियां बीवी का झगड़ा था? यार तुम मजाक कर रहे हो, वो सवाल इतना संजीदा है कि अगर डकैत पर डकैती की वारदात साबित हो गई है उसके खिलाफ, तो उसको फिर जो कम से कम सजा है, डकैती की सजा 14 साल है, ठीक है। और अगर या तो सजा सुनाई जाए या उसको फिर बरी कर दिया जाए, 2 ही चीजें हैं ना। और फिर अगर उस पर नाजायज असलहा रखने का इल्जाम भी साबित हो जाता है, उसकी कम से कम कानून में 7 साल की सजा मौजूद है। लेकिन आम तौर पर आज अगर आप नाजायज असलहे के इल्जाम में पकड़े जाते हैं, अगले दिन आपकी जमानत हो जाती है। और तुम्हें पता है कि उसकी जमानत के लिए क्या चाहिए? सिर्फ मोटरसाइकिल के कागज। ओए होए। तुम देखो ना, राजनी, डकैती, कत्ल, अगवा, बराए तावान, लड़ाई झगड़े, हर शय सिर्फ असले की वजह से होती है, और वो भी नजायज असला। और नजायज असले को पहुंच ही नहीं रहा तो फिर लगे रहे सारे। वैसे मैं तुम्हें ये बात बताऊं, ये छूटते कैसे हैं? तुम्हें पता है शनाख्त परेड का क्या तरीका है? हाँ, वो भी एक अजीब कहानी है। हैरान हो जाओगे तुम सुन के कि डाकू की शनाख्त परेड कैसे होती है। लो अल्लाह लो के वो करते क्या है, ये अपने जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं, वो 15 लड़के बैठा देते हैं वो डाकू की उम्र के, उसी के हम शक्ल तकरीबन, और उसी की उम्र के और उसी के जिस्म के बंदे। अच्छा। 15 बैठा देते हैं। उधर जनाब मुद्दई साहब को बुलाया जाता है। वो मुद्दई को कहते हैं जी इसमें से अपना डाकू ढूंढो। पहली बात तो ये है कि जब डकैती हो रही थी उस वक्त वो बेचारा मुद्दई बैठ के एक जगह पे कांप रहा था या उसकी कागज के ऊपर फोटो बना रहा था? ये रखा नहीं करना पाएगी। और वैसे भी उसने अपना मुंह ढांपा होगा। ओ यार, उसकी उस वक्त जान निकली होती है जिसके घर डकैती हुई होती है। तुम्हें क्या पता है? अल्लाह मेरा जानता है, मेरे तो मोहल्ले में एक दिन डकैती हुई थी, 1.5 हफ्ता मैं सोया नहीं था, यही सोच सोच के कि यार ये डाकू साथ वाले घर से होके चला गया है। तो उस वक्त जो हशर हुआ होता है वो बेचारा कैसे उन 15 मर्दों में से अपना डाकू तलाश करेगी? अपना डाकू ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। एक अपना डाकू और एक अपना कुकड़। अगर यार तुम हंसो ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मौजू की संजीदगी को कभी तो देख लिया करो। अच्छा जी, मैं ही गलत हूँ, अब खुद शनाख्त परेड करा। मैं क्या, तुम डकैती में से भी लाफ्टर निकाल रहे हो? यार नहीं, खुदा के वास्ते मैं संजीदा बात बता रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है अपना डाकू ढूंढना। अब 15 बंदों में से वो बेचारा अगर वो शक शुबे की बुनियाद पर छोड़ देते हैं, चलो जी जाओ खैर है। ऊपर से हैरान कुन बात तुम्हें ये बताऊं, और भाਵੇਂ 15 बैठे हुए हैं, उनमें से एक डाकू है जिसके पास से उस मुद्दई का बेशक माल मसरूका जो डकैती में गया हुआ है वो भी बरामद हो गया हो, असली उसका शनाख्ती कार्ड भी डाकू से मिल गया हो,
फिर भी छोड़ देते हैं कि नहीं भाई पछाड़िए ही नहीं तो हम क्या करें। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया मैं तुम्हें बताता हूँ। लाहौर में पिछले दिनों एक डकैतों का गैंग पकड़ा गया था जिन पर बकायदा डकैती के 324 से ज्यादा मुकदमात थे और उस गैंग में 3 सगे भाई थे। और जिस तरह ही वो गैंग पकड़ा गया है उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर उसमें से 2 भाई वापस आ गए और तीसरे की शायद आज या कल जमानत हो जाए। हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है यार। डाकू को एवं तो नहीं ये कारोबार शुरू करते, उनके बड़े बंदोबस्त होते हैं। लो तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जो कुछ दिन पहले सियालकोट की पुलिस ने यासरा नहीं मार दिया, उसके ऊपर भी सैकड़ों डकैतियों के मुकदमात दर्ज थे। अब जनाब वो कितना चालाक पाई है, ये जो हो गया भला हो गया सियालकोट वालों का कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया, वरना किसने उसकी जनात परेड करनी थी। वो ऐसा तेज बंदा था कि एक पुलिस वाले ने मुझे बताया कि भाई जी हम पहले भी एक दफा दुबई इसको पकड़ने के लिए गए थे। अच्छा। इसके सराहने पहुंच गए, इसको पकड़ लिया। ये कैसा तेज बंदा था कि इसने कौर नाम का शनाख्ती कार्ड बनवाया हुआ था, साथ इसने एक किसी चैनल का क्राइम रिपोर्टर का कार्ड भी बनवाया हुआ था। ये उसने दिखाया, भाई जी आप गलत बंदे के पास आए, आई एम सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम प्रेस रिपोर्टर। और ये छोड़ के उससे आ गए। वो कहते हैं हम हैरान हो गए, बाद में हमें पता चला कि वही था जिसने हमें कार्ड कूड दिखा के तो तोड़ दिया। और ये इतना खतरनाक आदमी था कि किसी से इसने भत्ता मांगा था, उसने नहीं दिया, इसने रॉकेट लॉन्चर से उसका घर उड़ा दिया। तुम ये अंदाजा करो ना इसकी दलेरी का। बंदा इससे पूछे यार तुमने अपने बिजनेस को इतने वसी पैमाने पर फैला लिया हुआ है। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यानी तुम्हारे ज़हन में एक बिजनेस है यार, जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए तो बिजनेस ही है। जी अजीज साहब हस्बे डाक शुरू करें। जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी हस्बे डाक से पहले कार खैर कर लूं। अजीजी साहब आप इजाजत क्यों मांग रहे हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। तबीयत कैसी है? इस वक्त यार मैं एक संजीदा बात करने लगा हूं, वरना मैं तुम्हें बताता कि किस तरह किसी लड़के को बुजुर्ग कह देते हैं। यार जुनैद बड़ा ही दुख हुआ इस बंदे की बातें से। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? ये बेचारे ने वैसे तो अपना सारा डॉक्टरी पुलंदा मुझे भेजा है, मगर मैं कह रहा हूं कि चलो जो बात करने वाली है वो नाजरीन को सुना दे। ये जिगर के आर्जे में एक 2 साल से बेचारा बंदा मुब्तला है, 32 साल ये मरीज है, चीचा वतनी का रहने वाला है। इसका नाम है जियाउर रहमान वल्द अब्दुल गफूर। अच्छा। अब डॉक्टरों ने इसे लीवर ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया। इधर बेचारा ये ना जी जना अस्पताल लाहौर में दाखिल है। सही। लीवर ट्रांसप्लांट तुम्हें पता है बहुत महंगा होता है। इसकी मेरा ख्याल है ये नजदीक तरीन जो इलाज का इसने लिखी हुई है भारत और मलेशिया है, और इस लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा अंदाजन 70 लाख के लगभग है, जिसे मरीज के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन है, चूंकि वो एक मजदूर आदमी और 6,000 रुपया महाना कमाता है। 2 बेचारे के छोटे छोटे बच्चे साथ आए हुए थे, जान ही निकल गई मेरी उन बच्चों को देख के। इसका बाप बेचारे का माजूर है जी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत का अगर कोई हुक्मरान हमारा को ऐसा बंदा तगड़ा जो जिसका हाथ पड़ता और आर्डर जारी कर दे, या कोई साहिब हैसियत आदमी लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से तो तुम्हारे मुर्शद पाक बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, उनसे अपील करो। और यार उन्होंने तो वो ये शेख ज़ैद बिन सुल्तान में यार ठहर मैं सद कह जाऊँ अपने मुर्शद के, अल्लाह माफ करे मैं एकदम कंब गया था कि हुआ क्या, तमाल नहीं थी डाली। मैं तो जनाब मुर्शद पाक से भी अपील करूंगा, जितने भी हमारे पाक जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनसे भी अपील करूंगा, बल्कि जितने भी हमारे साहिब हैसियत लोग हैं जो इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सकते हैं, हैसियत रखते हैं, सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इसमें स्वाब ही है यार, और ये स्वाब इस तरह के कमाने के मौके अल्लाह देता है, और ये मौके गंवाने नहीं चाहिए। हाँ यार मुझे याद आया तुमने 2 हफ्ते पहले एक बच्चे के इलाज का जिक्र किया था, अपील की थी। आज इसके दिल में सुराग था। बिल्कुल, उसका वज़ीर आला पंजाब ने तमाम बंदोबस्त उसके इलाज का कर दिया है और अनकरीब वो मुल्क से बाहर उसको भेज रहे हैं सरकारी खर्च पर। चलो जज़ाकल्लाह हुजूर। अच्छा जी, पहली मेल हमें आफ्ताब ज़िया ने खारियां से लिखी है। लिखते हैं अजीजी साहब आपके साथ शो में
इतनी ज्यादती होती है, पर कभी रहमान मलिक साहब ने नोटिस क्यों नहीं लिया? वो तो हर छोटी सी बात पे फौरी नोटिस ले लेते हैं। ये क्या तुमने यार मजाक में अपने आप को मजलूम पेंट किया हुआ है? क्या मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करता हूँ? गन पॉइंट पे शो करवाता हूँ तुमसे? मैंने नहीं मजलूम पेंट किया हुआ अपने आप को, देखने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। वो देख रहे हैं लोग, उधर देखो ना जरा क्या मौजें लगी हुई हैं, लैपटॉप आईपैड मेज रखे हुए हैं, साथ ऊपर चाय के कोप पड़े हुए हैं, टाइयां लगी हुई हैं, सोफे डा के बैठे हुए हैं। सोफे क्या, तुम दरी पे बैठे हुए हो? दरी पे बैठे हुए, एक सोफा जो मुझे दिया हुआ वो भी खुला। खुला क्या? साइज के हिसाब से देना था ना। ये साइज है मेरा, देखो कितना खुला है। सोफा और जुत्ती खुली हो तो पता चल जाता है किसी और की पहनी हुई। ऊपर से रहमान मलिक साहब ने मेरा क्या नोटिस लेना है ज्यादती का। उन्होंने तो सीधा बयान दे दिया, आज आपने सुना नहीं शुरू में, उन्होंने कह दिया कि रियासत हर गली कूचे की हिफाजत नहीं कर सकती। ऊपर से मेरा घर जिस कूचे में है वो तो इतना तंग है कि आमने सामने से दो बंदे आ जाए तो बीच में से एक को रिवर्स होना पड़ता है, कहाँ दूसरा गुजरता है बेचारा। अच्छा जी, हमजा जावेद इटली से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम, स्पेशली जुनैद अंकल, नाजिया वालेकुम अस्सलाम। हमजा जवेद शिबाज या जवेद पता नहीं चला मुझे यार। इटली से लिख रहे हैं और लिखा है प्यारे से अजीजी छोटे भाई। थैंक यू इटली बहुत अच्छा मुल्क है, मैंने किताबों में पढ़ा है यार खुद। हमजा थैंक यू भाई। आगे लिखते हैं, मेरे प्यारे अजीजी छोटे भाई, आपका दावा है कि जुनैद साहब आपसे बड़े हैं, अगर ये सच है तो फिर आप उनसे इस तरह बात क्यों करते हैं? क्या आप एक बदतमीज बच्चे हैं? $100 मिलियन क्वेश्चन। कौन सा $100 मिलियन क्वेश्चन है? मैं बदतमीजी कह दिया उस बंदे ने सीधा। मुझसे कितना छोटा है, वजन में कितना थोड़ा है मुझसे। यार हाथ हो गई है वैसे यार। हम ये भी अल्लाह का शुक्र है कि वजन में माना है। यार हम या तुम इटली इतनी दूर गए हुए, वहां अपनी मेहनत मजदूरी करो, तुम कौन सी टेंशनों में पड़े हुए? अच्छा जी, अगली मेल हमें विक्की ने लिखी है, रावलपिंडी से लिखते हैं, अजीजी अंकल कभी फैशन, कभी हेयर स्टाइल, कभी एसएमएस। अजीजी अंकल हम यूथ का भी कोई ख्याल कर लिया करें, इतना रगड़ा ना लगवाया करें हमारे पेरेंट्स से। आपकी बातों पर पेरेंट्स हमारी खूब बेइज्जती करते हैं। एक मजलूम की आवाज। पुत्र, अब जो ये तुम लोग चौकों में खड़े होते हो ना, अगली दफा वो भी डिस्कस करूंगा। मुझे अंकल कहा है ना तुमने, अब देखना। बच्चों से लड़ना शुरू हो गया, उन्हें कोई काम की बात बताओ। यार काम की बात यही है कि ये जो चीजें बुरी होती है हमारे मुआशरे के लिए, हम उसी पर डिस्कस करते हैं और ये छोड़ देनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं होता कि बंदा अपनी जिद्दी पूरी करे। ये देख लो 2 हफ्ते तक मैं भी बिगड़ा हुआ था बिल्कुल, स्पाइक सर, जीने शीने फटी हुई और एक पहिया चौक के मोटरसाइकिल चलाना। अल्लाह ने हदायत दे दिया, देख लो बाल भी पीछे हो गए। सही, ये 2 हफ्ते पहले की बात है। ये 2 हफ्ते भी मैंने तुम्हारी वजह से कहा, वरना मैंने तो 10 को दिन नहीं कहना था, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा जी, AW शाह गिलगित से लिखते हैं, सलाम हस्बे हाल टीम, अजीजी साहब मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ, आप तो अच्छा प्रोग्राम करके आराम से चले जाते हैं और मेरे घर में मुझ जैसा शरीफ बंदा अगर आपके प्रोग्राम के वक्त चैनल बदल दे तो बीवी बच्चे सब जान को आ जाते हैं, सारी अफसरी धरी की धरी रह जाती है। बताइए मैं क्या करूं? बहुत जिक्र ना कीजिए, तुसी अपना रोना रोंदे हो, मैं जनाब अपने रोने सुना संग मरन वाला हो गया। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਧਰੀ ਧਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਡੀਏ ਜੀ ਲਗਾ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज नून लीग में खुशी की लहर दौड़ गई है, चूंकि एक बड़ी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन मारवी मेमन साहबा ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। आइए हम इस हवाले से अपने बिल आखिर मारवी मेमन ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार ये भी मेरी बात पूरी हुई थी। बात पूरी हुई थी, ऐसे कह रहे हो जैसे तुम बड़े रेडियो पाकिस्तान में खबरें पढ़ रहे हो। इधर मुबशर लुकमान बैठा होता वो तो मैं बताता फिर।
اور میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت دیر سے کافی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ ماروی میمن تحریک انصاف جوائن کریں گی یا نون لیگ، بالکل اسی طرح جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں شرطیں لگ رہی تھی کہ وہ دونوں میں سے کس پارٹی میں جائیں گے، اور بالآخر انہوں نے تحریک انصاف کا انتخاب کیا تھا، لیکن ماروی میمن نے نون لیگ کا انتخاب کیا. اگر یہی بات تم اس وقت بتاتے جب میں یہ کہہ لیتا کہ آئیے ہم اپنے دانشور سے اس سے تبصرہ کرواتے ہیں تو تمہاری عزت بڑھتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے دانشور کہلوانے کا شوق نہیں ہے کیونکہ میں دانشور ہوں ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے ہاتھوں اپنی عزت بڑھوانے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جو نقلیں اتارتا ہے نا وہ بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے. لیکن سر ماروی کے نون لیگ میں آنے سے نون لیگ کو انرجی تو ملی ہے. انرجی ملی ہے. یہ ماروی میمن ہے یا ماروی بی کمپلیکس سیرپ ہے؟ یار جس طرح اس وقت شاہ محمود قریشی کے تحریک انصاف میں جانے سے تحریک انصاف کو انرجی ملی تھی، ڈیفینیٹلی اس طرح نون لیگ کے موریل پر بھی ایک مثبت اثر پڑے گا. گو کہ ماروی میمن قد کاٹ میں شاہ محمود قریشی کے ہم پلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال پچھلے 6-7 ماہ کے دوران جو ماروی میمن کی سیاسی جدوجہد تھی اپنی ذات میں بالکل تنہا، انہوں نے کئی اس طرح کے پروٹیسٹ میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، پوری رات پروٹیسٹرز کے ساتھ سڑک پر گزاری تھی انہوں نے. اس حوالے سے ان کا نام خاصا احترام کے ساتھ سیاسی حلقوں میں لیا جا رہا تھا. جتنی محنت انہوں نے کی ہے یہ پچھلے چند مہینوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی زیادہ لائکنگ میں آئی. ہاں لیکن ایک بات مجھے بہت آج سارے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے نواز شریف صاحب تو ایک بات اچنبے کی لگی، وہ یہ کہ لاہور کی سڑکوں پر بھی آج بینرز لگے ہوئے ہیں. ان کا پنجاب کا جنرل کنونشن ہو رہا ہے، اس پر بینرز لگے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب یوں مطلب جوش خطابت میں انہوں نے ہاتھ بلند کیا ہوا ہے. پیاری تصویر ہے، بہت اچھی تصویر ہے. کیسے بھی ہے. ہاں اور نیچے لکھا ہوا ہے بات اصول کی. ٹھیک ہے، اصول کی بالادستی کی نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں بہت جوش و خروش کے ساتھ. اور آج اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے چودھری شجاعت صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم انہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا ہے اس لیے پہلے انہیں معافی مانگنا ہوگی. اب میرا نواز شریف صاحب سے بہت محبت کے ساتھ ایک سوال ہے کہ آپ چودھری شجاعت صاحب سے تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک آپ قوم سے معافی نہیں مانگیں گے ایک ڈکٹیٹر کا یعنی مشرف کا ساتھ دینے پر. لیکن آپ کے پہلو میں جو ماروی میمن صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، کیا ان سے آپ نے یہ مطالبہ نہیں کیا آپ کی پارٹی کو اپنی پارٹی جوائن کروانے سے پہلے کہ آپ وہ تو ماروی میمن صاحبہ تو جتنا چودھری شجاعت صاحب سرگرم تھے مشرف کیمپ میں اتنی ہی یعنی قدم قدم پر چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہی وہ مشرف کی حمایت میں. جی اللہ معاف کرے، اتنا کپتا بندہ میں نے پورے میڈیا میں نہیں کر دیا. میں تمہیں ایک بات بتاؤں یار وہ ماروی میمن صاحبہ نے خود کہا کہ میں جب دوسری پارٹی میں تھی تو اس وقت مجھے اس پارٹی کے متعلق غلط بتایا جا رہا ہے. ہاں یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے قاف لیگ میں رہتے ہوئے نون لیگ کی صحیح طور پر پرسیپشن نہیں دی گئی تھی. اب میں نے قریب آ کر دیکھا ہے تو نون لیگ بہت اچھی جماعت ہے، ہو سکتا ہے ان پر واقعی یہ انکشاف ہوا ہو. لیکن میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک اصول کی بات ہے کہ وہ اصول کا اطلاق سب پر یکساں ہونا چاہیے. میں جس روز مشرف صاحب نے ریزائن کیا تھا نا صدارت سے اگست 2008 میں، اس روز ماروی میمن صاحبہ اسلام آباد میں چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ان کے گھر پر تھی اور ٹی وی دیکھ رہے تھے. ٹی وی پر جب یہ خبر چلی ہے تو وہ اتنی افسردہ ہوئی ہیں ان کے استعفے پر کہ رو رو کر انہوں نے ٹیشو پیپر کا ڈبہ ختم کر دیا تھا. یار تمہیں کیا پتا کہ وہ مشرف کے استعفے کی وجہ سے روئی ہیں؟ شاید ان کے پرس میں سے ان کی چینگم کسی نے نکال لی ہو. وہ اس وقت بھی اتنی چھوٹی نہیں تھی، اتنی ناسمجھ نہیں تھی کہ وہ کس کی سپورٹ کر رہی ہیں. اور ان کے والد محترم جناب نثار میمن صاحب جو مشرف کی کابینہ میں وزیر اطلاعات و نشریات تھے، غالباً وہ آج بھی مشرف لیگ کے رکن ہیں. دیکھو یار، دیکھو کتنی پھپھے کٹنوں والی یار کہاں ہے مشرف لیگ؟ مجھے بتاؤ کدھر ہے، دکھاؤ مجھے کدھر ہے، کدھر مشرف لیگ؟ اور جتنی بھی ہے جہاں پہ بھی ہے تو ہے نا. یار مشرف لیگ میں تو آپ مشرف صاحب خود نہیں رہے، تم نثار میمن کو. مشرف صاحب کہاں چلے گئے؟ وہ کہیں کام گئے ہوئے ہیں. وہ ایک منڈے کو کہہ گئے ہیں کہ یار میری پارٹی کا دھیان رکھنا کہیں بلی نہ لے جائے. نہیں ویسے اللہ جانتا ہے مذاق سے مذاق رہا. یہ جو محاورہ تم نے بولا ہے مذاق سے مذاق رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مذاق جو ہوتا ہے نا وہ تو مذاق سے مذاق ہی رہ جاتا ہے. یار یہ میں نالائق آدمیوں سے کیوں باتیں کرتا ہوں جن کو میری گفتگو کی نہیں سمجھ آتی. سوری میں سیریسلی یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاق سے مذاق رہا.
अच्छा ठीक है, जुनैद अरे साहब बात सुनने करने देना नहीं, please। मैं नहीं नाज़रीन बोलूंगा, इसको नहीं नहीं मैं नहीं ब्रेक बोलूंगा, ले मैं ले, नहीं ब्रेक बोलूंगा, ले ले, अरे नहीं ब्रेक क्या ले। कहना नहीं ब्रेक नहीं, बताओ ना बताओ। मैं ये कह रहा था, वो पता नहीं क्या अब कह रहा था, मुझे याद ही नहीं रहा यार। हाँ, ये जो असूल की बात तुम कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है। नवाज शरीफ साहब वाकई असूल पसंद आदमी है, बहुत अच्छे हैं, बड़े बेहतर हैं हमारे सियासतदान। मगर जहाँ ये असूल की बात करते हैं, फिर सबके लिए वाकई असूल एक ही होना चाहिए। और सिर्फ नवाज शरीफ का मामला नहीं है, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम, जितनी भी सियासी जमातें जब वो असूल की बात करती है तो सबसे पहले असूल के कटहरे में अपने आप को खड़ा और करके ये जब वो बात कर रहे हैं ना कौन से माफी मांगने की, अल्लाह माफ करे सारे हमारे सियासतदान जो हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमारे इज्जत के काबिल हैं, बिल्कुल, मगर ये माफी का एक सिंबल होना चाहिए। जिसने कौम के साथ ज्यादती की है, उनका साथ छोड़ा है, वाकई उनको एक दफा कौम से माफी मांगनी चाहिए, ताकि उनको दोबारा ऐसी हरकत करते हुए कुछ तो शर्मिंदगी। और मैं बहुत इखलास के साथ ये समझता हूं कि इस हवाले से सियासी जमातों से भी ज्यादा अहम किरदार, मीडिया से भी ज्यादा अहम किरदार इन सियासी जमातों के फॉलोअर्स का है, इन रहनुमाओं के मुकल्लिदीन का है। बिल्कुल। उनको चाहिए कि जब वो अपने कायदीन में बेअसूली की जरा सी भी रमक देके फौरन पॉइंट आउट करे, ये बजाय ये कि उसको डिफेंड करना शुरू कर दे। या उसमें पर्दा आप डालें। उस वक्त डिफेंड करेंगे तो डिफेंड करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आपको अपने लीडर की बात डिफेंड करना मुश्किल से मुश्किल तर और फिर नामुमकिन हो जाएगा। ये कबल इसके कि वो स्टेज आए, आप बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पर ही पॉइंट आउट करें। अरे बाद में तो फिर डिफेंड करते करते शुरू हो जाती। नायरीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ एक बार फिर चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जय साहब। अल्लाह का शुक्र। जय साहब आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। ये कल आपको प्रोग्राम में मेरा जिक्र कर रहे थे, जी जी जय साहब। वो क्या बात थी जी? तो मैं कह रहा था कि आप हमेशा जब भी आपका इंटरव्यू करते हैं तो आप बहुत खुले दिल के साथ, तनकीद भी हम करते हैं आप पे, लेकिन आप खुशी का इजहार करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक है कि मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैं तो बल्कि इतना पसंद करता हूँ, मैं अगर मसरूफियत की वजह से ना देख सकूँ। तो ऐसा मसरूफियत आपकी कौन सी होती है? जिम ज्वाइन कीता है मैं। जनाब मसरूफियत, ये सियासत की मसरूफियत और कौन सी मसरूफियत? 100 बखेड़े होंगे ने, वैसे हम 100 तो नहीं रहे, हमें 3-4 ही रह गए ने, मगर फिर भी मसरूफियत तो होती है ना जी। तो मैं फिर रिकॉर्ड करवा लेता हूँ आपका शो। अच्छा। और इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में बार बार देखता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बड़ा खुश हो के जा रहा होता हूँ। इस्लामाबाद आ जाता है तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। सब गुस्सा क्यों चढ़ता है इस्लामाबाद आने पे? गली गड्डी जी बह के बढ़ जाने इस्लामाबाद, ना कि कोई पुलिस दियां गड्डियां, ना कोई सायरन दी आवाज। हले सूफी मुंह नाल करदा है मगर तसल्ली नहीं हुंदी। मैं तो सूफी नूं झाड़िया भी एक दो बारी। और मैं कहा वज़ीर आज़म ते प्रोटोकॉल वाला सायरन बजाया कर, तू 1122 वाला बजा कर। 1122 वाला सायरन बजाना तो फिर 1122 ये बजाया करो। बातों में मुझे याद ही नहीं रहा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कामल अली आगा की। बीए कर लिया साहब कल वो सेनेटर बन गए। हाँ, बड़ी मुबारक जी, खैर मुबारक। और उन्होंने बहुत आपकी काविशों को बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा सिर्फ चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब की वजह से आज मैं सेनेटर बना। जितनी देर तक वो जीते नहीं, हम नहीं उधर से हिले, उधर सिरते जाए यहाँ से। हालांकि मैं धोबी को कपड़े लेने भी जाना सी। कामल अली आगा ने एक और बहुत अजीब और खतरनाक बात कही है। अगला भैया जो के मोटरसाइकिल चलाई तो नहीं, उन्होंने कहा है कि मुझे नून लीग के वोट भी मिले। वाकई? हाँ हाँ गया उन्हें। जी जी जैसा। और सूफी अंदरों कुंडियां ला लिया, कोई बंदा बाहर ना निकले। बाहर बूहे के डांगा वाले भी खिला रहे। ये जुनेद साहब वाकई इस तरह गल की उन्होंने जिस तरह तुम मैनू दसी।
میں نے تو یہی سنا ہے. یا اللہ خیر کرے میرے. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ وہ آپ کی پارٹی کی طرف سے ہی جیتے ہیں. جیت گئی تو دوڑتے نے. میاں داد نہیں چھکا لا کے دوڑیا. ہار جاندے پھر تے ڈھلے ڈھلے باہر آؤندے ہوندے. اچھا صاحب چھوڑیں اس بات کو, میں تو مذاق کر رہا تھا. چنگا مذاق میرا ترا کر دیتا. اچھا صاحب, آج نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر چودھری برادران معافی مانگ لیں قوم سے تو ہم انہیں معاف کرنے کے لیے اور گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ قوم دی کنڈی کھڑکا کے دوڑ گئے ہیں یا قوم دے دودھ چ پانی پا دیا یا قوم دی سائیکل چھپڑ چ سٹ دی. بلکہ قوم نو چاہیے ساڈے کول معافی منگن, انہوں نے ساڈی سائیکل چھپڑ چ سٹ دی. نویں سائیکل سی ساڈی فرسٹ ہینڈ 10 سال چلی ضرور. نواز شریف کا مطلب یہ ہے کہ ڈکٹیٹر کا ساتھ دینے پر آپ قوم سے معافی مانگیں. بہت اچھا. جی پرویز مشرف ڈکٹیٹر سی, ضیاء الحق کیڑا مدر ٹریسا دا کلاس فیلو سی. ضیاء الحق کاؤنسلر دا الیکشن لڑ کے اتنے آیا. لو جنید صاحب, آج آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں, آپ نے یقین نہیں کرنا. یہ ضیاء الحق کے آگے پیچھے اس طرح پھرتے تھے جس طرح ہم پرویز مشرف کے آگے پیچھے پھرتے تھے. چوہے صاحب, آج آپ بتا ہی دیں کہ آپ کا اور نواز شریف صاحب کا جھگڑا کیا ہے؟ لے جی, اس بات کا بھی آج آپ کے پروگرام میں انکشاف کر ہی دوں, بے شک پٹیاں چلا لوں. اچھا. جھگڑا اس طرح ہوا کہ میں اور نواز شریف صاحب ایک دفعہ گاڑی میں اکٹھے موٹر وے پہ اسلام آباد جا رہے تھے. اچھا. اور راستے میں میاں صاحب مجھے لطیفے سنا رہے تھے. اور لطیفے پھکے سن, میں نہیں ہنسیا. مینوں ادو پتا ہوتا کہ فیل کر رہے نے, میں ہنس ہی پیندا. اچھا پھر کچھ دیر بعد مجھے کہتے ہیں کہ چوہری صاحب دیکھیں ذرا میں نے کیسی شاندار موٹر وے بنائی ہے. اور میرے منہ میں نکل گیا, میں کہ سوا شاندار ہے, 4 گھنٹے ہو گئے نے اسلام آباد ہی نہیں آن دے. یہ بھی نہیں مجھے پتا لگا کہ انہوں نے اس گل کا غصہ کیا. تھوڑی دیر بعد گڈی کھلاری نے تو کہتے ہیں پینچر ہو گئی ہے. وہ پٹرول پمپ کے کھلاری, میں اتر کے نمکو لین چلا گیا. میں ٹائر بھی نہیں دیکھیا پینچر ہے کہ نہیں. اچھا میں نمکو لین گیا تو پیچھوں نکل گئے نے. میں بعد جو ڈائیون ہاتھ دے کے گیا جاتا. یہ کیا عجیب و غریب سی کہانی سنا دی ہے جو صاحب آپ نے. تو ظاہر ہے پھر جے تسی پوچھن دے ہو کہ جھگڑا کس گل دا ہے تو کوئی کہانی بنا کے سناواں گا. تہاں نہیں پتا کس گل دا جھگڑا ہے. نہیں ہمیں واقعی نہیں پتا نا. اے جھگڑا جڑا نا جی, یہ وجہ یہ کہ پتہ کرو یہ وجہ کی. اچھا صاحب, آج بالآخر ماروی میمن صاحبہ آپ کو چھوڑ کے نون لیگ میں چلی گئی. چلی جائے سانو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ماروی میمن آ گئی. اصل جنوں میڈیا تے آن دا بڑا شوق ہے. ساڈے ال اج کل چونکہ میڈیا ہوندا نہیں, اس گلوں انہیں چینج ماری. اچھا. ہاں, اینوں کیمرے دا تے اینوں اینا شوق ہے. بارش وچ درخت تھلے بندے کٹھے ہون نا تے انہاں نوں جا کے کہہ دیندی ہے چلو جنی دیر بارش ہون ڈئی بھوک ہڑتال ہی کر لئی. کل تک وہ آپ کے ساتھ تھی تو ٹھیک تھی. بس جنید صاحب عقل آؤندیاں کوئی دیر لگدی ہے. انہیں عقل آ گئی ہے. میں اپنی عقل دی گل کرنے. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.